कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर अमेरिका में और एक बार फिर उनका दौरा विवाद का विषय बन गया। राहुल गांधी ने अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी में चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी का दावा है कि महाराष्ट्र में चुनाव आयोग की हेरफेर के कारण बीजेपी गठबंधन की जीत हुई। भारत का चुनाव आयोग समझौता कर चुका है। उधर राहुल गांधी के आरोपों पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि भगवान महाकाल उनको सद्बुद्धि दें। जब वो विदेश में जाते हैं, देश का अपमान करते हैं, ये उनकी नीति बन गई है। राहुल गांधी के आरोपों पर सियासी तलवार खिंच चुकी है, लेकिन सवाल है कि अमेरिका में बैठकर भारत के चुनाव आयोग पर आरोप लगाने से क्या हासिल होगा। Very clear to us that the election commission is compromised. राहुल का ईसी पर सवाल, देश की सियासत में उबाल। Between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the polls were supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen. राहुल गांधी का ये रिकॉर्ड रहा है कि वो देश की इज्जत बाहर जाकर बिगाड़ते हैं। मैंने तो कहा कि बाबा महाकाल सद्बुद्धि दे, इस बार शायद वो ऐसा न करे। जीत पर चुप्पी, हार पर कांग्रेस के बहाने हजार। That the election commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. ये कांग्रेस का चरित्र और कांग्रेस के लोगों को चाहिए कि वो अपने नेता को कंट्रोल करें। सियासी लड़ाई वोटिंग पर आई। ये इतने सारे वोटर कैसे बढ़ जाते हैं? ये पैटर्न क्या है? ये पैटर्न दिल्ली में भी हमको देखने मिला, हरियाणा में भी मिला और महाराष्ट्र में भी देखने मिला। इसका जवाब आपके पास हो तो बताइए। आज कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से राष्ट्र विरोधी शक्तियों का सबसे बड़ी आश्रयदाता बन चुकी है और यही कारण है कि उसके नेता राहुल गांधी विदेशों में जाकर के इस प्रकार की देश विरोधी बातें कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर, यहां उन्होंने भारत की चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए, जिससे देश की सियासत में उबाल आ गया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस की जीत हो जाए तो चुप्पी और हार हो जाए तो चुनाव आयोग समेत ईवीएम पर सवाल उठाए जाते हैं। उधर कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया है। अब सवाल आता है, क्यों विदेशी धरती पर देश का अपमान? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। तो आखिर कब तक क्यों विदेशी धरती पर देश को बदनाम किया जाता रहेगा? जो सवाल है, जो आरोप है, उसके लिए सदन है, देश है, फिर क्यों विदेश में अपने ही देश के खिलाफ बयानबाजी? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा, लेकिन पहले सवालों पर नजर। और आज के बड़े सवाल, ईसी पर आरोप लगाने से आखिर क्या हासिल होगा? यह बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल है, चुनाव जीतें तो चुप, हार जाएं तो हंगामा क्यों? वाकई सवाल बड़ा है कि अगर आप जीत जाते हैं तब ये सारे सवाल गौण हो जाते हैं। तीसरा सवाल है, देश का मुद्दा तो विदेश में क्यों बदनामी? आखिर देश में रहकर भी अपनी बात रखी जा सकती है। आप संसद के सदस्य हैं, बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं। ये बड़े सवाल, महत्वपूर्ण सवाल। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने बेहद खास मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी इस चर्चा में मौजूद हैं। बहुत स्वागत दिनेश गुप्ता जी आपका। डॉक्टर दुर्गेश केशवानी जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत आपका। प्रचय शर्मा हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत आपका। संतोष सिंह गौतम जी, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत स्वागत आपका। और राजनीतिक विश्लेषक मोहम्मद आसिफ साहब हमारे साथ इस चर्चा में हैं, आपका भी बहुत स्वागत। तो सवाल यही है, चर्चा शुरू करें। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं जो विवाद का विषय बन जाता है। देश के खिलाफ हो या हमारी राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ हो या फिर चुनाव व्यवस्था के खिलाफ हो। और इस बार उनके निशाने पर चुनाव व्यवस्था आ गई। चुनाव व्यवस्था पर सीधा सवाल उन्होंने उठा दिया और यह भी कह दिया कि भाई समझौता कर लिया है हमारी चुनाव व्यवस्था ने। आखिर ये सवाल क्यों? और सवाल उठाना ही आपको, तो आप देश में रहकर ये सवाल क्यों नहीं उठा सकते? आप बहुत सारे आंकड़े भी दे रहे हैं, महाराष्ट्र चुनाव से जुड़े आंकड़े दे रहे हैं, दूसरे राज्यों से जुड़े आंकड़े दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, ये आंकड़े रखने चाहिए। देश में रहकर देश की मीडिया के सामने आंकड़े रखें, सवाल उठाएं। मैदान आपके सामने है। विपक्ष में आप सबसे बड़ी पार्टी के नेता भी हैं, नेता विपक्ष भी हैं, सदन भी है आपके लिए अपनी बात रखने के लिए, लेकिन फिर भी आप विदेशों में जाकर सवाल उठाते हैं। संतोष गौतम जी, सवाल सबसे पहले आपसे ही है। अमेरिका जाकर देश की चुनावी व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं राहुल गांधी। अमेरिका से सपोर्ट चाहिए क्या उन्हें? या आप लोगों को, कांग्रेस को अमेरिका से सपोर्ट चाहिए क्या? या अमेरिका आपको इसमें कोई सपोर्ट करेगा? जो बात आप अमेरिका में जाकर कह रहे हैं, ये बात बजाय अमेरिका में देश में रखते तो शायद बेहतर होता।
देखिए, आपका प्रश्न बहुत वाजिब है जी। कि क्या अमेरिका से हमको सपोर्ट चाहिए। लेकिन मैं एक बात कह दूं कि राहुल गांधी ये कोई पहली बार ये बात नहीं कर रहे हैं कि देश का चुनाव आयोग सरकार की कठपुतली बन चुका है, और चुनाव आयोग पर यदि उंगली उठाई जाए तो ये देश पर उंगली उठाना कतई नहीं हो सकता। और अगर मानदंड यही है कि देश में अगर बातें उठाई जाए तो बाहर न उठाई जाए, तो ये मानदंड केवल राहुल गांधी पर लागू नहीं होंगे, ये बिल्कुल, ठीक मानदंड बात। नरेंद्र मोदी पर भी लागू होंगे, जिन्होंने दक्षिण कोरिया में जाकर कहा था कि पिछले जन्म में पता नहीं क्या पाप किए तो जो भारत में जन्म लेना पड़ा। तो नरेंद्र मोदी से इसकी शुरुआत होना चाहिए, आखिर वे देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में कहा था कि देश के कानून जो बनाए जाते थे वो एक प्रकार से मजाक थे, हम कानूनों को खत्म करने का काम करेंगे। तो देश के संविधान और उसके कानूनों की इज्जत उतारने का काम ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में नरेंद्र जी। मोदी ने कहा था। कतर की राजधानी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, अब राहुल गांधी से बात शुरू हुई है तो नरेंद्र मोदी तक जाना ही है। कतर की राजधानी दोहा में उन्होंने कहा था कि सरकार में अनिर्णय और जो अक्षमता की स्थिति रहा करती थी वो हम खत्म करेंगे। ये किसके ऊपर प्रश्न चिन्ह था? ये भारत की सरकार पर था। और यदि वो सरकार पर प्रश्न चिन्ह था तो भारत पर प्रश्न चिन्ह कैसे हो गया? और अगर वो भारत पर प्रश्न चिन्ह ही नहीं था तो राहुल गांधी द्वारा प्रश्न उठाए गए वो भारत पर प्रश्न चिन्ह कैसे हैं? दूसरा, उन्होंने कहा था लंदन में डॉक्टरों का मजाक उड़ाया था नरेंद्र मोदी जी ने। कनाडा में कहा था कि पिछली सरकारों ने जो गंदगी की है हम उसको साफ करने आए हैं। तो क्या वो पिछली सरकारों की गंदगी पर सवाल उठा रहे थे तो भारत पर सवाल नहीं उठा रहे थे? और अगर वो भारत पर सवाल नहीं थे तो राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर सवाल उठाना भारत पर सवाल कैसे हो गया? तो हमारे तो लगातार जो प्रश्न चुनाव आयोग के ठीक सामने है। संतोष गौतम जी, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। राहुल गांधी पॉकेट में संविधान की पुस्तक लेकर चलते हैं, और अगर आप इस तरह की बातें, या राहुल गांधी अगर बाहर जाकर ऐसी बातें कर रहे हैं जिस संविधान की वो कस्में खाते हैं, पॉकेट में रखते हैं, क्या उसका असम्मान नहीं हो रहा है? मैं लौटूंगा आपके पास इस सवाल के साथ, लेकिन दुर्गेश केशवानी जी, जो सवाल संतोष गौतम जी ने उठाए हैं उसका भी जवाब चाहिए। और एक सवाल यह भी है कि भाई जब विदेश में जा रहे हैं राहुल गांधी, नेता विपक्ष हैं, और जब उनसे मीडिया बात करेगा तो विपक्ष के नेता के तौर पर ही बात करेंगे ना वो? देखिए प्रशांत जी, जी राहुल जी अब नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं जी, और उनको, जैसा इनके प्रवक्ता ने स्वीकार किया कि वो बुराई करते रहते हैं बाहर का, तो वो एक फोबिया है उनको भाजपा और आरएसएस का, जिसके बारे में वो सतत बात करते रहते हैं। अगस्त में 2018 में जब लंदन गए थे तब आरएसएस पर हमलावर हुए। 2018 में सिंगापुर गए तब बीजेपी पे निशाना साधा। जर्मनी 2018 मलेशिया में भी उन्होंने जाके वहां पे बुराई करने का काम किया। तो ये सतत उनकी, जब 2019 की आप उसकी यात्रा देखेंगे, चुनाव से पहले कंबोडिया, हरियाणा, महाराष्ट्र के चुनाव होने थे, उसमें भी वहां पे वो कंबोडिया चले गए और बीजेपी पर निशाना साधते नहीं, थे। केशवानी जी, क्या आपके नेता, आपके बड़े नेता जब जाते हैं विदेश में तो कांग्रेस टारगेट पर नहीं होती है? हम विदेश में जाके तो कांग्रेस की बात ही नहीं करते हैं। हम विदेश में जाके देश के विकास की बात करते हैं और भारत की बात करते हैं। और हमारे लिए तो अब मेरे को बड़ा ही गौरव महसूस होता है कि हम उस दल के नेता हैं जिस दल से बड़ा देश को माना जाता है। तो हम देश की बुराई कतई नहीं करते। देख लीजिए विदेश का। अरे शांति तो हो जाओ भैया, सुन लिया ना आपकी बात। आप वीडियो देख लीजिए। आप मेरी बात आ जान दीजिए। तो ये बुराई करने का जो इनका काम है वो हमेशा ही करते रहते हैं। वो फोबिया से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अब जनता यहाँ पे अस्वीकार कर दी है, क्या अमेरिका की जनता से चुनाव जीतेंगे? वहां पे जाके इस तरह की बातें कर क्या साबित करना चाहते हैं राहुल गांधी जी? यहाँ पे ये निष्पक्ष एजेंसियां संविधान के मुताबिक काम करती हैं, संविधान से चलती है। और आप तो संविधान के ठेकेदार बन गए थे, किताब जेब में लेकर चल रहे थे। क्या वो संविधान में ऐसा कहा गया है कि आप अपने देश को, जिस देश में आप जन्मे हो, जिस भारत माता की हम जयकार करते हैं, आप उसकी बुराई करो विदेशों में जाके? ये कतई उस संविधान में नहीं कहा। दोनों तरफ से दोनों तरफ से। मैं लौटूंगा आपके पास दुर्गेश केशवानी जी। मोहम्मद आसिफ साहब, आप छल करते हो, कपट करते हो, धोखा देते हो। ठीक है मोहम्मद आसिफ साहब, कौन रोक रहा है? कांग्रेस को कौन रोक रहा है? कांग्रेस के नेताओं को कौन रोक रहा है? सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, भाई यहां रहकर आप सवाल उठाइए ना सरकार पर, सरकारी व्यवस्थाओं पर, सरकारी एजेंसियों पर। विदेश में जाकर देश का नाम सवाल उठाने पर क्या सवाल, क्यों? मुझे तो फक्र है कि मैं हिंदुस्तान की सरजमी पे पैदा हुआ। ठीक है, मेरे पूर्वज यहाँ के हैं, मुझे बड़ा फक्र है। अगर फक्र नहीं है आरएसएस से निकले हुए लोग हैं, वो देश के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तानी होने पर फक्र नहीं है। वो कहते हैं मैं कैसे देश में पैदा हुआ। तो ये बात सिर्फ आरएसएस के लोग ही कह सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजों के साथ
जो दलाली का काम किया वो आरएसएस ने किया, किसी हिंदुस्तानी ने, कट्टरपंथी हिंदुस्तानी जो है उसने कभी ये काम नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, मौजूदा प्रधानमंत्री के बयान है, ये मेरा बयान नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री का बयान है। इसको देश हिंदुस्तान माफ नहीं करेगा। जो हिंदुस्तान की धरती पे पैदा होता है उसे फख्र होता है, देश के प्रधानमंत्री को फख्र नहीं। वो कहता कौन सा लानत भरा काम किया तो यहाँ में पैदा हुआ। मुझे बड़ा दुख होता है हिंदुस्तान की सरजमीन पे पैदा होने पे। ये देश के प्रधानमंत्री के विचार हैं, ये आरएसएस के विचार हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कभी भी आरएसएस के विचारक देशभक्त नहीं हो सकते। वो अपने विचार, अपने पसंद के लिए, अपने हिसाब से हुकूमत चलाने के लिए पैदा हुए, ना कि देश हित में। ठीक है, मिसाल आपको बुराई करने का काम करते हो कि आप ये देखिए एक मिसाल के बाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ऐसा लगा जैसे बाबा सिर की। ठीक है मोहम्मद आसिफ साहब, मोहम्मद आसिफ साहब, ठीक है, नहीं मेरी बात पूरी होने दीजिए। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। मोहम्मद आसिफ साहब, कुछ और मेहमान हमारे साथ है, लौटूंगा मैं आपके साथ। मोहम्मद आसिफ साहब प्लीज, मोहम्मद आसिफ साहब और मेहमान भी हैं, प्राची शर्मा जी। ठीक बात है, लेकिन जो सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी, उन पर अगर नजर डाली जाए या उन पर अगर गौर किया जाए तो फिर सवाल बनता भी है कि भाई महाराष्ट्र में कुछ महीने के अंदर अचानक से नए वोटर कैसे जोड़ दिए गए। आपने 32 लाख वोटर लोकसभा चुनाव में जोड़े, फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव में 7-8 लाख वोटर नए जोड़ दिए। भाई ये आंकड़ा कहां से आ गया? क्या आपने कुछ फर्जी वोटर जोड़ दिए? एक और उन्होंने प्रश्न उठाया कि भाई जितने अगर हम बात करें जितने वोटर्स हैं उससे कम लोगों की संख्या है ऐसे लोगों की जो वोट डाल सकते हैं। ये आंकड़ा कुछ सवाल तो पैदा करता है, गौर तो करना पड़ेगा ना। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि सारे पैनलिस्ट जो मेरे साथ हैं, को पैनलिस्ट, सबको तो पहले मैं नमस्ते बोलना चाहूंगी। और मैं ये बोलना चाहूंगी, देखिए राहुल गांधी जी जो इस आंकड़े की बात कर रहे हैं, सर मैं महाराष्ट्र में हूँ और मैं बॉम्बे में रहती हूँ, और जो आंकड़े उन्होंने बताए हैं, देखिए ये कहाँ से वैलिडेशन आई है इनकी, ये कोई नहीं जानता, ये राहुल गांधी बता रहे हैं। वैलिडेशन कितने लोगों ने किया है, कोई एजेंसी बैठी है, कुछ हुआ है, हमें तो नहीं पता है, वो राहुल गांधी बता रहे हैं। मैं वैसे भी राहुल गांधी की किसी भी बात पे भरोसा नहीं करती मैं, क्योंकि उन्होंने जो प्रॉमिसेस की थी, मुझे आज भी याद है, उन्होंने कहा था 8,000 रुपए हर महिला के अकाउंट में आएंगे, और उसके बाद देखा था हमने कांग्रेस के दफ्तरों के आगे महिलाएं लाइन लगा के खड़ी थी गर्मी में, और किसी के साथ कुछ नहीं हुआ, किसी को कुछ नहीं मिला, दफ्तरों में ताले लगे हुए। और दूसरी बात ये कि राहुल गांधी जी जैसे एक कंगना जी ने बात बोली थी, कंगना रनावत ने एक बात बोली थी कि राहुल गांधी एक वो छोटे बच्चे हैं जिनको ये पता है कि ये खिलौना मेरा है पर ये मुझे मिल नहीं रहा है। वो बच्चे की तरह जिद कर रहे हैं क्योंकि वो इतनी कोशिश कर रहे हैं कि उनका सियासी करियर शुरू हो जाए और वो किसी तरीके से लोगों के दिल में, जनता के दिल में अपना प्यार, अपनी इज्जत कमा ले, वो नहीं हो पा रहा। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हालत हो गई है राहुल गांधी जी की अपने देश में। तो मेरा सवाल आपसे है कि जो सरकारी आंकड़े 2 घंटे के, वो इलेक्शन कमीशन के आंकड़े, ये कोई राहुल गांधी जी के आंकड़े नहीं है, इलेक्शन कमीशन के आंकड़े हैं कि ऐसे 2 घंटे के अंदर 65 लाख लोग वोट डाल देंगे। किस तरीके से बताइए ना आप इसको। नहीं मोहम्मद आसिफ साहब, नहीं इलेक्शन कमीशन ने कैसे वीडियोग्राफी के लिए मना कर दिया, और किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने पूरे रूल आसिफ साहब दिए। अगर इलेक्शन कमीशन के अंदर खोट नहीं है, नहीं आसिफ साहब कमीशन को क्यों चेंज करना पड़ा? आप इसका आसिफ साहब सुनिए, सुन लीजिए आसिफ साहब, आपको राहुल गांधी का पूरी तरह फोबिया हुआ है, आपको देश के प्रधान। ठीक है मोहम्मद आसिफ साहब सुन लीजिए। आसिफ साहब प्लीज आसिफ साहब प्लीज आप जो कह रहे हैं 5.5 से 7.5 के बीच 65 लाख वोटिंग, भाई साहब आखिर में वोटिंग पड़ती है और केवल एक मशीन से वोट नहीं डालना है। ठीक है, वो कैलकुलेशन उस पर दोबारा आऊंगा। आप ये बताइए 2 घंटे के अंदर कौन से 65? मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। कितना वक्त लगता है? चलिए इसी सवाल को आगे बढ़ा देते हैं। आसिफ साहब, बताइए मोहम्मद आसिफ साहब प्लीज, कम से कम मोहम्मद आसिफ साहब 2 बजे तक वोट डाले क्या? प्लीज मोहम्मद आसिफ साहब प्लीज शांत हो जाएं प्लीज, मैं लौटूंगा प्लीज। प्राची जी प्लीज प्राची जी लौट रहा हूं। दिनेश गुप्ता जी जो आंकड़ा आप, चलिए इसी पर बात कर लेते हैं। ये बताइए ठीक है, क्या 2 घंटे में इतनी वोटिंग नहीं पड़ सकती? एक मशीन से तो नहीं दी जानी, उसके लिए भी कई लाखों मशीनें तैनात की जाती हैं वोटिंग के दौरान। दिनेश गुप्ता जी देखिए प्रशांत, ये जो इलेक्शन प्रोसेस में वोटिंग करने का जो टाइम है वो सबको पता है जी। लास्ट आवर में जो भी 100 मीटर के भीतर होता है वो वोट कर सकता है, ये भी सबको पता है। लेकिन आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर बात हो रही है यहाँ, कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो मिनटों में आपको रिजल्ट दे देती है,
जिसमें आप वोट डालते हैं, आपका जो आंकड़ा जारी करते हैं आप कितने दिन में, कई बार तो 24 घंटे से ज़्यादा लग जाता है समय। जिसको मिनटों में मिलना चाहिए जो आंकड़ा, वो कई बार घंटों में मिलता है। तो कई जो है ना सवाल स्वाभाविक तौर पर उठते हैं। और ये जो बात है, ये बात प्रक्रिया की है, ये ट्रांसपेरेंसी की बात है कि चुनाव आयोग कितना ट्रांसपेरेंटली काम कर रहा है। और ये देखिए डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी में जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो अल्टीमेटली किसके प्रति अकाउंटेबल हैं, जनता के प्रति। और चुनाव आयोग किसके लिए काम कर रहा है, ये जनता के लिए कर रहा है और राजनीतिक दलों के माध्यम से कर रहा है। यदि राजनीतिक दलों की शंका है तो ये इसको किसको दूर करना है। यदि आप फर्जी वोटिंग लिस्ट की बात कर रहे हैं, फर्जी वोटर की बात करें, तो अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन को अपना स्टैंड चेंज करना पड़ा कि हम आधार से लिंक करेंगे और उसी आधार पर वोटर लिस्ट में जोड़ेंगे। ये सवाल क्यों आया? ये फर्जी वोटर के कारण ही आया ना। ये आपने ये बदलाव क्यों किया? तो जब बदलाव कर रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई त्रुटि थी, इसलिए आपने इस बदलाव को स्वीकार किया और उसी बदलाव को पर चर्चा हो रही है और कोर्ट में भी मामला है। तो इस पर स्वाभाविक तौर पर डेमोक्रेसी में बहुत सारी चीज़ों पर बात होती है। इसे हर चीज़ को हम ये नहीं मान सकते कि ये भारत में क्यों नहीं कही और विदेश में क्यों कही। जी चलिए, बड़ी बात आपने कही है संतोष गौतम जी। लेकिन एक सवाल जरूर उठेगा। ठीक है, महाराष्ट्र चुनाव हार गए तो उस पर आपको सवाल, उस पर आपको दिक्कत है। आप हरियाणा चुनाव हार गए, उस पर दिक्कत है। हिमाचल में आपने सवाल नहीं उठाया, कर्नाटक में आपने सवाल नहीं उठाया, दक्षिण में जो राज्य आपकी पार्टी के साथ कोलिशन में लड़े गए चुनाव वो जीत गए आप, उन पर आपको दिक्कत नहीं है। मतलब चुनाव जीत गए तब दिक्कत नहीं है, तब ईवीएम ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है। हार गए तब परेशानी है। देखिए प्रशांत जी, हमने हर जगह चुनाव में व्यवस्थाओं पर प्रश्न उठाया है और कर्नाटक में यदि हम जीत गए या कहीं और जीत गए तो ये इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी की तमाम जो जितनी भी योजनाएं थी उनको ध्वस्त करते हुए जनमत के कारण हम जीते हैं। लेकिन जहां पर भी क्लोज फाइट होती है, एक बात मैं प्रश्न सीधा पूछ लेता हूं। प्राची जी बोल रही थी कि ये आंकड़े कहां से आए। मैं ये कहता हूं कि जितने टोटल वयस्क वोटर हैं, वयस्क लोग हैं महाराष्ट्र में, अगर उससे ज्यादा वोट पड़ जाएं तो इसमें कौन से सबूत की आवश्यकता है? कोई चौथी पास विद्यार्थी भी समझ जाएगा कि अगर उससे ज्यादा वोट पड़े हैं जितनी की टोटल वयस्क आबादी है तो सीधा धांधली हुई है। तो इन धांधलियों पर प्रश्न उठाए जाएंगे और उठाए जाते रहेंगे। हम विपक्ष की में इसलिए नहीं है कि नरेंद्र मोदी की चापलूसी करें, हम विपक्ष में इसलिए है कि हम उनके प्रति प्रश्न उठाएं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने जाकर विदेश में भारत की बेइज्जती कराई, उन नकली राष्ट्रभक्त संगठनों से हमको राष्ट्रभक्ति के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, जिनका मुखिया विदेश में जाकर कहता हो कि भारत में पैदा होने में शर्म आती थी। ऐसे नकली राष्ट्रभक्तों से जिनका देश की आजादी में कोई योगदान नहीं, जो अंग्रेजों के तलवे भत्ते ले रहे थे, क्या इस पर जरूर जवाब दे दीजिए भाई। ठीक है, मान लिया बाहर आप इस पर आपत्ति दर्ज कराते कि राहुल गांधी ने बाहर जाकर सवाल उठाया पूरी चुनावी व्यवस्था पर, लेकिन ये बताइए महाराष्ट्र में अगर ये आंकड़ा सामने है कि जितने व्यस्त हैं उससे ज्यादा वोटर्स हैं या वोटिंग हुई है, ये कैसे हो सकता है? इसकी जांच नहीं होनी चाहिए क्या? प्रशांत जी एक सवाल और मेरे तरफ से पूछ लीजिएगा कि वो गिरा चर्चा होनी चाहिए। संतोष जी आ रहा हूं, फिर ले लेना आप दूसरा सवाल ले लेना। सुन लीजिए, आप इतनी डिबेट्स में रहते हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप खुद आपका वैचारिक मतभेद है, आपको चुनाव आयोग पे कोई दिक्कत है, जो भी है वो घर की बात है ना, देश की बात है। आप देश में रह के आपको संसद का प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, आपको विधानसभाओं का प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, आपको अरे मेरी बात आ जाती दीजिए, ऐसे डिस्टर्ब मत करो। सुन लीजिएगा दुष्यंत गौतम जी, आप कीजिएगा संतोष गौतम जी। इनके पास कोई जानकारी है नहीं, ये छोड़ करके खत्म कर देंगे। पर जो घर की बातें हैं, देश की बातें हैं, वो देश में होनी चाहिए कि बाहर जाके होनी चाहिए? कौन फैसला करेगा इसका? देश की जनता करेगी। जनता आपको घर बिठा रही है, आपको घर बिठाने का काम कर रही है। जनता के बीच में जाओगे नहीं, टीवी चैनलों पे बैठ के चिल्लाओगे, टीवी चैनलों पे और सोशल मीडिया पे आके बात करोगे। माफी चाहूंगा, ठीक है। और मैं जनता साथ नहीं देती है जब आप जनता के बीच में जाओगे। प्राची शर्मा जी, अगर आंकड़े पेश कर रहे हैं, कांग्रेस आंकड़े पेश कर रही है, राहुल गांधी आंकड़े पेश कर रहे हैं, उसको थोड़ी देर भूल जाइए कि वो विदेश में बोल रहे हैं। भाई पहले भी तो बोलते रहे, उन पर तो संज्ञान ले लेते। देखिए राहुल गांधी जी का क्या बिहेवियर है जो मैंने देखा है, मैंने राहुल गांधी जी को बहुत क्लोजली स्टडी किया है। हम यूथ है ना, हम लोग बहुत क्लोजली स्टडी करते हैं अपने लीडर्स को। हम चापलूसी और चमचागिरी में बिलीव नहीं करते हैं, हम पढ़े लिखे यूथ हैं। सुनिए, अरे आपके बोलने से ठीक है, अगर पढ़े भी हैं वो, हमें भी पता है, हमें सर इस चीज की खबर है, पर उसके लिए एक चीज सार्वजनिक आंकड़ा है, कोई ठीक है।
जी। ये कहां कर रहे हैं कि वो उनके साथ जो भी कुछ होता है, अगर उनको कोई दिक्कत होती है वो देश में तो बोलते ही नहीं है, पर वो प्रदेश जाके सब कुछ बोलते हैं। तो वो प्रधानमंत्री देश के हित के लिए काम भी करते हैं। राहुल गांधी ने कौन से काम किए इस देश के लिए? राहुल गांधी ने इस देश के लिए कौन सी, इस देश की उन्नति के लिए क्या काम किया? 20 सेकंड आसिफ साहब, 20 सेकंड केवल, मोहम्मद आसिफ साहब केवल 20 सेकंड। बताइए राहुल गांधी को जरा शांत हो जाइए, बहुत पढ़े लिखे मालूम है आपका, जरा शांत हो जाइए। 95% मैं अपनी बात रखूँ, जरा शांत हो जाइए। पराजी जी बहुत पढ़े लिखे हैं, आपके अल्फाजों से जाहिर हो गया है। ज्यादा चुनाव आ रहे हैं, जो जवाब नहीं दे पाए। मेरा सवाल सीधा सा है, ऐसा कौन सा दुनिया का नेता है, प्रधानमंत्री है, जो अमेरिका के लिए राष्ट्रपति के लिए वोट मांगता है? वाली पार्टी आप ये बताइए कौन सा नेता है दुनिया का? सिर्फ वाहिद नरेंद्र मोदी जी हैं जो कहते हैं पप्पा ट्रम्प को वोट दीजिए, अब की बार ट्रम्प सरकार। ऐसा कोई दुनिया में मोहम्मद आसिफ साहब जो चापलूसी करता है। मोहम्मद आसिफ साहब प्लीज, दूसरा मैं कहूंगा वो आंकड़े चलिए ठीक है। दिनेश गुप्ता जी, दिनेश गुप्ता जी से सवाल प्लीज प्लीज प्लीज। सर 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 कौन से आंकड़े हैं मोहम्मद आसिफ साहब के अंदर वोट? मोहम्मद आसिफ साहब प्लीज प्लीज। दिनेश गुप्ता जी, दिनेश गुप्ता जी एक सवाल हरियाणा को लेकर भी है। इससे पहले हरियाणा पर चुनाव पर कांग्रेस ने कहा था कि 99% बैटरी चार्ज पर सवाल उठाया था, यानी जहां बीजेपी जीती वहां 99% बैटरियां चार्ज थी ईवीएम मशीन की, जहां हारी वहां 60 से 70% चार्ज थी। एक ये पॉइंट भी उठाया था, यानी गुंजाइश तो है जांच पड़ताल की। प्रशांत जी, आपने ये जो कांग्रेस ने मुद्दे उठाए इस पर कोई जवाब देखा इलेक्शन कमीशन का कि ये 99% क्यों चार्ज है? मेरे ख्याल से वो कोई पब्लिक डोमेन पर नहीं है। और देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले परंपरागत तौर पर चुनाव आयोग में काम करता था, जिन पर वो अब बंद हो गया। 1 जनवरी को आपका जब चालू होता है, 26 जनवरी से जब आप शुरू करते हैं वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का, तो आप एक पर्टिकुलर डेट के बाद ये बताते हैं कि कितने वोटर किस विधानसभा क्षेत्र में बढ़े। ये हर साल का प्रोसेस है, लेकिन अब ये प्रोसेस बंद हो गया। आपको पता ही नहीं होगा कि मध्य प्रदेश में अभी कितने वोटर बढ़ गए या महाराष्ट्र में कितने बढ़ गए हैं। तो ये जो प्रक्रियाओं में बदलाव आया है उससे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, और उन्हीं सवालों के कारण ये इलेक्शन कमीशन को भी लोग जो है उसी निगाह से देख रहे हैं कि ये कोई पॉलिटिकल दफ्तर की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का। माफी चाहूंगा वक्त इजाजत नहीं देता आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप बात जरूर रखें, बहुत सारे मंच हैं, सदन है आपके पास, पूरा विपक्ष आपके पास है, सड़कों पर आप जा सकते हैं, विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं। दूसरा, आपके फादर इसी व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, इसी संविधान से जुड़े रहे, दशकों तक सत्ता में भी रहे। फिर आप ये दूसरा रास्ता आखिर क्यों अपना रहे हैं देश के बारे में? विदेशों में जाकर बोलने पर, कभी बॉस्टन में, कभी न्यू जर्सी में, बेहतर है देश में बोलिए। महाडिबेट में आज बस इतना ही। नमस्कार।